हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग। आइए हम लोग प्रीवियस ईयर वीडियो में आपको 58 तक क्वेश्चंस आपको हमने अटेम्प्ट किया था। 58 तक बताया गया था कि 58 नंबर क्वेश्चंस में कौन से देश की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत के साथ जुड़ी हुई है, तो वो था आपको बांग्लादेश। तो चलिए सर इसको डिस्क्रिप्शन हम लोग देख लेते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्याख्या, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ है और तथा सबसे छोटी सीमा भूटान के साथ है। तो सबसे बड़ी सीमा आपके पास आपको याद रखना पड़ेगा बांग्लादेश, और सबसे छोटी सीमा भूटान के साथ। तो चलिए हम लोग बांग्लादेश के साथ कितने किलोमीटर की आपकी स्थल रेखा से जुड़ी हुई है, तो 4096 किलोमीटर। चीन के साथ 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान के साथ 2910 किलोमीटर और भूटान के साथ 699 किलोमीटर। इस प्रकार भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है और सबसे छोटी आपको भूटान के साथ लगती है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 59। कोंकण रेलवे किस पर्वत श्रेणी से होकर गुजरती है? कोंकण रेलवे तो है आपको वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट का मतलब होता है पश्चिमी, जो आपके पास समुद्र से, अरब सागर से जो आपको सटे हुए जो हमारे पास राज्य हैं, तो कोंकण रेलवे आपको क्या हो जाएगा, वेस्टर्न घाट से होकर गुजरती है। कोंकण रेल मार्ग पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी से होकर गुजरती है। यह रेल मार्ग रोहा महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र से मंगलौर कर्नाटक तक 760 किलोमीटर लंबा है। यह पूरे रेल मार्ग का यातायात 26 जनवरी 1998 से प्रारंभ हुआ था। कोंकण तट किसके बीच फैला हुआ है? तो कोंकण तट आपको गोवा और दमन के बीच। कोंकण तट महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले से बेंगलोर कर्नाटक तक विस्तृत है। इसमें दमन से गोवा तक भी फैला हुआ माना जाता है। गोवा से कुमारी अंतरीप तक का तट मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। गोवा से कुमारी अंतरीप तक मालाबार तट। उल्लेखनीय है कि केंद्र शासित प्रदेश दमन एवं दीव में दमन क्षेत्र गुजरात और महाराष्ट्र प्रदेशों के सीमा के तटीय क्षेत्र में स्थित है, जबकि दीव गुजरात और सौराष्ट्र में सोमनाथ के पास तटीय भाग पर स्थित है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। कोंकण तट किसके बीच फैला हुआ है? तो गोवा और दमन के बीच। यदि आप कलकत्ता से कन्याकुमारी जाते हैं तो किस स्थान से नहीं गुजरते? कोलकाता से कन्याकुमारी, वेस्ट बंगाल से आपको कन्याकुमारी, तो आपको सोलापुर से, भुवनेश्वर आपको चेन्नई और विशाखापत्तनम होकर ही जाना पड़ेगा। कोलकाता से कन्याकुमारी जाने में सोलापुर नहीं गुजरना पड़ेगा, ताकि सोलापुर महाराष्ट्र में है। फलतः सोलापुर कोलकाता कन्याकुमारी के मार्ग में नहीं पड़ता है। 62 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रेलगाड़ी देश के सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है? वो आपको है जम्मू कन्याकुमारी। जम्मू और कन्याकुमारी, ये जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक जाती है। ये सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है, इसलिए क्वेश्चन आंसर आपको हो जाएगा बी। अब आते हैं सर इसकी व्याख्या देख लीजिए। प्रश्न काल में सबसे लंबी दूरी की रेलगाड़ी जम्मू कन्याकुमारी हिमसागर एक्सप्रेस थी, जो कि 3714 किलोमीटर की दूरी औसतन 70 घंटे में तय करती थी। लेकिन वर्तमान समय में डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी, जिसको विवेक एक्सप्रेस सबसे लंबी दूरी की ट्रेन है, जो कि 4272 किलोमीटर की दूरी 82 घंटे में तय करती है। तो आजकल का सबसे पहले कौन हो जाएगा? विवेक एक्सप्रेस। पहले कौन था? हिमसागर एक्सप्रेस है। इसकी घोषणा तत्काल रेल मंत्री ममता बनर्जी ने 2011 से 12 के रेल बजट में की गई थी। इसका परिचालन स्वामी विवेकानंद के 150वें जन्म के वर्ष पर 1913 में हुआ। कौन सा आपको एक्सप्रेस है? तो विवेक एक्सप्रेस याद रखेंगे। भारत का देशांतरीय विस्तार कहाँ से है? तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। भारत का अक्षांशीय विस्तार
ये देशांतरीय विस्तार था। अक्षांशीय विस्तार जो है वह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशीय तक है, तथा देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। भारत अवस्थित है तो आपको 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में। भारत की भौगोलिक अवस्थित पूर्वी देशांतर क्या है? पूर्वी देशांतर के बारे में बात करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट से तथा 97 डिग्री 25 मिनट। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या होगा? अक्षांशीय विस्तार तो ऑप्शन नंबर सी होगा। अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ये सभी डाटा को बिल्कुल आप क्लियर कर लेंगे। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। इसको डैश को जो बोलते हैं मिनट। यदि इसमें द्वीपों को शामिल कर दिया जाए तो संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। 67 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। भारतवर्ष की सबसे अंतिम उत्तरी सीमा कौन है? भारतवर्ष की सबसे अंतिम उत्तरी सीमा तो आपको 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ अक्षांश। 68 नंबर क्वेश्चन आते हैं। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के मध्य से होकर गुजरती है। इसको 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहते हैं, जिसको कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। 69 नंबर क्वेश्चन आते हैं। भारत के उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर के बीच की दूरी अनुमानतः कितनी है? उत्तरी और दक्षिणी, उत्तर से दक्षिण तक भारत की कुल लंबाई कितनी है? तो 3200 किलोमीटर। भारत के उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर के बीच की दूरी 3214 किलोमीटर है और पूर्वी छोर से पश्चिमी छोर तक 2933 किलोमीटर है। इसको याद रखेंगे, इसने 3200 अब केवल दिया गया था तो 3214 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण, और पूरब से पश्चिम कितनी है? तो 2933 किलोमीटर है। भारत की पूर्व से पश्चिम की दूरी कितने किलोमीटर है? तो अभी आपको बता दिया गया था कि 2933 किलोमीटर की दूरी तय करता है। भारत में पश्चिम से पूरब की दूरी लगभग कितनी है? तो आपको लगभग में दिया गया इसलिए 2933 एग्जैक्ट है, लेकिन इसमें ऑप्शन में 2900 दिया गया इसलिए ऑप्शन नंबर बॉल क्लियर है। 72 नंबर क्वेश्चन। दिसंबर में किस स्थान पर अधिकतम सौर ऊर्जा की प्राप्ति होती है? दिसंबर में सबसे अधिक सौर ऊर्जा यानी कि सबसे अधिक लाइट कहाँ होता है? तो आपको चेन्नई में। दिसंबर में सबसे अधिक गर्मी आपको चेन्नई में पड़ती है। नगरों में उपयुक्त दिए गए नगरों में सौर ऊर्जा की प्राप्ति मुख्यतः अक्षांशों से प्रभावित होती है। दिसंबर माह में सूर्य की स्थिति मकर रेखा के आसपास होती है, जो स्थान मकर रेखा के जितना समीप होगा वहाँ पे अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में सौर ऊर्जा की प्राप्ति होगी। अतः दिए गए विकल्पों में चेन्नई सबसे दक्षिण अर्थात विषुवत रेखा के निकट है, अतः यह अन्य की अपेक्षा अधिक ऊर्जा प्राप्त करेगा। अब आते हैं 73 नंबर क्वेश्चंस में। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से 5.5 घंटा आगे है। ईरानी मानक समय भारतीय मानक से 2 घंटा पीछे है। ईरान की 2 घंटा पीछे है। कौन सा देशांतर ईरान मानक समय का निर्धारण करता है जबकि भारत का 82.5 डिग्री ईस्ट द्वारा निर्धारण करता है? तो आपको हो जाएगा 52.5 डिग्री ईस्ट। 2 घंटा पीछे है भारत की
ईरान की जो मानक समय है वो भारत से कितना घंटा पीछे है, 2 घंटा। जब 2 घंटा पीछे होगा तो उसकी डिग्री भी कम हो जाएगी। अब आते हैं सर इसकी व्याख्या में। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री ईस्ट है, पूर्वी देशांतर से निर्धारित होता है। ईरानी मानक समय भारतीय मानक से 2 घंटा पीछे अर्थात ग्रीनविच से 3.5 घंटा आगे है। तो 3.5 घंटा आगे का समय 52.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर होगा, क्योंकि एक डिग्री देशांतर में 4 मिनट होता है। 1 डिग्री देशांतर में कितने का अंतर होता है, 4 मिनट का। अब आते हैं 74 नंबर क्वेश्चंस। यदि अरुणाचल प्रदेश में सुबह 6 बजे सूर्योदय होता है तो सौराष्ट्र में सूर्योदय का समय संभावित समय कितना होगा? आपको 8 बजे प्रातः। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है। सबसे पूर्वी राज्य और सौराष्ट्र गुजरात में स्थित सबसे पश्चिमी राज्य है, अतः दोनों के मध्य 29 डिग्री 18 मिनट देशांतर का अंतर है। क्योंकि 4 मिनट का अंतर होता है तो 29 गुने 4 कर लीजिएगा, 116 मिनट हो जाएगा। लगभग 1 घंटा 56 मिनट, लगभग 2 घंटा का अंतर होता है। तो आपको 1 घंटा 56 मिनट, 2 घंटे के बाद लगभग 8 बजे सूर्योदय होगा। यदि 6 बजे सूर्योदय आपको होता है अरुणाचल प्रदेश में, तो 8 बजे सूर्योदय होगा आपको गुजरात सौराष्ट्र में। 2 घंटे का अंतर होता है। भारत का मैनचेस्टर के रूप में कौन सा नगर जाना जाता है? तो अहमदाबाद को। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को इसलिए कहा जाता है कि मुंबई में सूती वस्त्रों की 63 मिलें हैं। मुंबई को कपास का विराट नगर और भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। अहमदाबाद पूर्व का बोस्टन और भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ये 2 ऑप्शंस बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा, पूर्व का बोस्टन और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। चिल्का झील किसके पालन के लिए प्रसिद्ध है? चिल्का झील झींगा के लिए। उड़ीसा की चिल्का झील झींगा मछली पालन के लिए सबसे प्रसिद्ध है। संरक्षण की परिभाषा क्या है? संरक्षण जहाँ तक हो सके प्राकृतिक संपत्ति को बहुत कम हानि और पर्यावरण निम्नीकरण के साथ उपयोग करना संरक्षण कहलाता है। संरक्षण का व्याख्यान को देखिए। संरक्षण का तात्पर्य जहाँ तक हो सके प्राकृतिक संपत्ति को बहुत कम हानि पहुँचाना और पर्यावरण निम्नीकरण के साथ उपयोग करना। किस राज्य की सबसे अधिक चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं? तो वह है कर्नाटक। सर्वाधिक चंदन के वृक्ष कर्नाटक राज्य में पाए जाते हैं। कर्नाटक के मेलागिरी पर्वत श्रृंखला चंदन के वनों के लिए प्रसिद्ध है। कर्नाटक का कौन सा आपको पर्वत? मेलागिरी। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च और विश्व आवास दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये 5 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? विश्व आवास दिवस। नर्मदा बचाओ अभियान 1985 में सबसे पहले किसने शुरू किया था? तो मेघा पाटेकर ने। 1985 ईस्वी में एक नर्मदा बचाओ अभियान का शुरुआत किया गया था। वो किसने किया था? तो मेघा पाटेकर ने। नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985 ईस्वी में सर्वप्रथम मेघा पाटेकर ने प्रारंभ किया था। अब आते हैं क्वेश्चन 81। भारतीय क्षेत्र का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? भारतीय क्षेत्र का तो माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल का है बाबू, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जो कंचनजंगा होगा। कंचनजंगा जो भारतीय कहेगा तो कंचनजंगा। यदि आपको भारत क्षेत्र का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहा जाएगा तो कंचनजंगा होगा। जो माउंट एवरेस्ट तो है लेकिन वो नेपाल में है। हिमालय का जब कहा जाएगा तो वो आपको माउंट एवरेस्ट होगा। आइए इसके व्याख्यान को क्लियर कर लेते हैं। भारतीय हिमालय श्रेणी का सर्वोच्च पर्वत शिखर कंचनजंगा है, जिसकी ऊंचाई 8586 मीटर है। और भारत के सर्वोच्च पर्वत शिखर केटू गाडविन ऑस्टिन है। सबसे सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन है? केटू गाडविन, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है।
किंतु यह पर्वत शिखर काराकोरम श्रेणी का भाग है। उपयुक्त विकल्प में यह न होने के कारण इसको इसलिए कंचनजंगा सही किया गया। यदि काराकोरम K2 अगर होता तो आपको वहीं कंचनजंगा आपको ऑप्शन सही नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन हिमालय की ऊंची चोटी है? तो कंचनजंगा। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा। 84 नंबर क्वेश्चन है कि कुल्लू घाटी जिस पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है वह कौन सा है? धौलाधर और पीर पंजाल और धौलाधर। कुल्लू घाटी किसके किसके बीच में स्थित है? तो धौलाधर और पीर पंजाल। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में धौलाधर और पीर पंजाल पर्वत की श्रेणियों के मध्य अवस्थित है। 85 नंबर क्वेश्चन आते हैं, कौन सी पर्वत श्रेणी हमारी उत्तरी सीमाओं की प्राकृतिक दीवार की काम करती है? उत्तरी सीमाओं की, तो आपको हिमालय पर्वत श्रेणी भारत के उत्तर दिशा में स्थित है जो उत्तरी सीमाओं की रक्षा में सहायक है। 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पर्वत K2 नाम से भी जाना जाता है तो इसको गाडविन आस्टीन कहा जाता है। गाडविन आस्टीन, इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा। काराकोरम श्रेणी की स्थित K2 जो 8611 किलोमीटर ऊंची विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, इसे माउंट गाडविन आस्टीन के नाम से जाना जाता है। यह भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। 87 नंबर क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो आपको K2 गाडविन। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? सतपुड़ा जो है वो मध्य प्रदेश में है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का विस्तार महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश तक है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश तक। इसके उत्तर में नर्मदा, दक्षिण में ताप्ती नदी बहती है। उत्तर में नर्मदा और दक्षिण में ताप्ती नदी बहती है। इसकी चोटी की ऊंचाई लगभग 1350 मीटर है। सह्याद्री पर्वत कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। सह्याद्री पर्वत कहाँ स्थित है? आपको महाराष्ट्र में। इसके व्याख्यान को देखिए, पश्चिमी ढाल घाट पर्वत को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट पर्वत को किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री। यह पर्वत उत्तर में महाराष्ट्र से लेकर दक्षिण के केरल तक विस्तृत है। सह्याद्री पर्वत महाराष्ट्र से केरल तक विस्तृत है। नंदी हिल्स किस शहर के पास बसा हुआ है? तो बेंगलोर। नंदी हिल्स कर्नाटक राज्य के चिक्काबल्लापुर जिले में अवस्थित है। यह बेंगलोर से लगभग 60 किलोमीटर दूरी पर अवस्थित है। नंदी हिल्स, बेंगलोर। शिवालिक किसके बीच में फैली हुई है? तो पोटावार बेसिन और तीस्ता। शिवालिक तथा उप हिमालय श्रेणी को बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। यह श्रेणी पोटावार बेसिन के दक्षिण से प्रारंभ होकर पूर्व के कोसी और तीस्ता नदियों तक फैली हुई है। तीस्ता और रायडॉक नदियों के निकट यह लुप्त हो जाती है। यह हिमालय की सबसे नवीन श्रेणी है शिवालिक। 92 नंबर क्वेश्चन से है, उत्तर पश्चिम का पर्वत है तो हिंदुकुश उत्तर पश्चिम का पर्वत है। आइए इसके व्याख्यान को देखते हैं। अरावली पर्वत पश्चिम भारत के 300 किलोमीटर लंबी श्रेणी है जो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में फैली है। इस श्रेणी का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची शिखर कौन सा है? तो गुरु शिखर। विंध्य श्रेणी मध्य भारत में स्थित पर्वत श्रेणी है। यह श्रेणी भौगोलिक रूप से भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत की विभाजन मानी जाती है। विंध्य श्रेणी, इसको विंध्याचल श्रेणी के नाम से जाना जाता है। सतपुड़ा श्रेणी गुजरात में अरब सागर तट से लेकर पूर्व में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तक फैली हुई है। गुजरात से कहाँ तक फैली हुई है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक।
सतपुड़ा श्रेणी। सतपुड़ा के उत्तर और विंध्य श्रेणी के दक्षिण अर्थात दोनों श्रेणियों के मध्य नर्मदा नदी, जबकि ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण से होकर अरब सागर की ओर प्रवाहित होती है। दोनों नदियाँ अरब सागर में एस्चुरी का निर्माण करती है, ताप्ती और नर्मदा नदी। हिंदू कुश पर्वत श्रेणी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश में फैली हुई है। हिंदू कुश। 93 नंबर क्वेश्चन आते हैं, कौन सबसे प्राचीन हिमालय है, प्राचीन पर्वत है? तो अरावली। अरावली श्रेणी गुजरात के पालमपुर से राजस्थान होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर फैली हुई है। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में प्लेटोरोजोइक युग में हुआ था, जो 250 से 542 मिलियन पूर्व वर्ष माना जाता है। यह भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। इसकी सर्वोच्च चोटी आपको गुरु शिखर 1722 मीटर है। 94 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन भौगोलिक कल्प के अनुसार प्राचीन पर्वत कौन सा है? प्राचीन पर्वत, सबसे प्राचीन पर्वत आपको अरावली है। कौन सा कथन गलत है? तो सूर्य, पवन और बायोमास गैर परंपरागत ऊर्जा हैं। बिल्कुल सही है। खनिजीय संसाधनों का पुनः प्रतिस्थापन नहीं हो सकता। बिल्कुल सही है। देश में भौगोलिक क्षेत्र का 7वां हिस्सा वनाच्छादित है। बिल्कुल गलत है। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत प्रदूषण पैदा करते हैं। बिल्कुल सही है। वन स्थिति रिपोर्ट 2011 के अनुसार वर्तमान में देश में कुल 6,92,027 पर किलोमीटर क्षेत्रफल वनाच्छादित है। यह वनाच्छादित क्षेत्र भारत के कुल क्षेत्रफल का 21% है, 21.05 है, जो कि देश का भौगोलिक क्षेत्र का 5वां हिस्सा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 96। महेंद्रगिरी पर्वत चोटी स्थित है, कहाँ स्थित है? तो पूर्वी घाट में। महेंद्रगिरी पर चोटी पूर्वी घाट श्रृंखला में महानदी और कृष्णा नदी के मध्य स्थित है। यह पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी है। इसकी ऊंचाई 1501 किलोमीटर है। महेंद्रगिरी चोटी कहाँ स्थित है? पूर्वी घाट पे, महानदी और कृष्णा नदी के बीच। निम्नलिखित में से कोडाई कनाल किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो आपको पालनी पर्वत। कडाई कनाल तमिलनाडु के डिंडुगुल जिले में पलनी पहाड़ी में अवस्थित है। पलनी पहाड़ी में। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी आपको अन्नामलाई है, अन्नामुडी। दक्षिण भारत में सबसे ऊंची चोटी अन्नामुडी है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है, जो दोदा बेटा नीलगिरी क्षेत्र से सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई, और दोदा बेटा नीलगिरी क्षेत्र में सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। 99 नंबर क्वेश्चन आते हैं, कौन सा पठार अरावली और विंध्य पर्वत की श्रेणी के बीच पड़ता है? तो आपको मालवा का पठार किसके बीच में पड़ता है? तो अरावली और विंध्य पर्वत श्रेणी के बीच पड़ता है। मालवा का पठार अरावली और विंध्य पर्वत श्रेणी के बीच स्थित है। यह पठार लगभग 1.5 लाख किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। यह विस्तृत लावा के प्रवाह से निर्मित है। यह पठार पर चंबल, बेतवा, काली, सिंध और पार्वती नदियां बहती है। 100 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में एलिफेंटा दर्रा बार बार खबर में आती है? श्रीलंका में है एलिफेंटा दर्रा श्रीलंका के उत्तरी प्रांत में एक महत्वपूर्ण सैन्य आधिकारिक क्षेत्र है। 101 नंबर क्वेश्चन आते हैं, 10 लाख से अधिक आबादी वाले किस शहर में स्लम बस्तियों में रहने वाले लोगों की संख्या सबसे कम है? पटना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 102। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सड़क कौन सा है? सड़क जो है
खारदुगला के पास लेह मनाली जो है सबसे ऊंची सड़क ऊंची पर स्थित सड़क है। भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित सड़क लेह मनाली सड़क है, जिसका निर्माण 1997 से 98 सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया था। इसकी ऊंचाई लगभग 5450 मीटर है। यह विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सड़क है। 103 और लास्ट क्वेश्चन होगा हम लोगों का इस वीडियो का। भारत में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर बनी सड़क है जो इन स्थानों को जोड़ती है। किसको जोड़ती है? तो लेह और मनाली को। नेक्स्ट वीडियो में सर पढ़ेंगे हम लोग राज्यों का परिचय। किस राज्य की क्या स्थिति है, उसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, वहाँ की जनसंख्या क्या है, सबसे छोटा क्या है, उसका एरिया क्या है, इन सभी सारे क्राइटेरिया के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जिसका नाम होगा सर राज्यों का परिचय। तब तक के लिए नमस्कार।